नमस्कार दोस्तों। आज हम चार्ल्स सी मान की एक बेहद शानदार किताब 1493 अनकवरिंग द न्यू वर्ल्ड कोलंबस क्रिएटेड पर बात करने वाले हैं। सीरियसली, ये किताब इतिहास को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से पलट कर रख देगी। इस एक्सप्लेनर में हम एक साथ मिलकर ये समझेंगे कि कैसे महज एक अकेली घटना ने, जी हाँ, सिर्फ एक घटना ने हमारी आज की इस मॉडर्न दुनिया की पूरी नींव रख दी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अक्सर हम लोग जब भी इतिहास पढ़ते हैं ना, तो कोलंबस की यात्राओं को बस एक और ऐतिहासिक खोज मान लेते हैं, राइट? लेकिन कहानी असल में कुछ और ही है। इस खोज ने कोलंबियन एक्सचेंज नाम की एक ऐसी चीज को जन्म दिया जो सच में एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और कल्चरल धमाका था। मतलब इसने धरती के हर एक कोने को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये कोई ऐसी वैसी आम ऐतिहासिक घटना नहीं थी। जरा सोचिए, कोलंबस के अमेरिका पहुंचने से पहले ना हमारी दुनिया के सारे महाद्वीप एक दूसरे से बिल्कुल कटे हुए थे। उनका आपस में कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उस एक यात्रा ने लिटरली इन अलग अलग दुनियाओं को आपस में टकरा दिया। और यहीं से वैश्वीकरण या यूं कहें कि ग्लोबलाइजेशन की असली शुरुआत हुई। अब इस किताब की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये है कि ये इतिहास को सिर्फ तारीखों या समय के चश्मे से नहीं देखती, बल्कि ये उन बड़े और गहरे विषयों पर बात करती है जिन्होंने असल में हमारी दुनिया को गढ़ा है। तो आइए, बिना किसी देरी के इस शानदार ऐतिहासिक सफ़र के पहले अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक होमोजीनियस यानी समरूप युग का जन्म हुआ। भाग एक विश्व समरूप युग का जन्म। तो 1492 से पहले की दुनिया आखिर थी कैसे? आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त महाद्वीप जैविक रूप से एकदम अलग थे। मतलब अमेरिका में उस वक्त घोड़ों का कोई नामो निशान तक नहीं था। यूरोप ने कभी आलो नहीं देखा था, सोचिए। और नई दुनिया में खट्टे फल तो थे ही नहीं। पश्चिमी गोलार्ध के लोगों ने तो चेचक जैसी बीमारियों का नाम तक नहीं सुना था। इन बाउंड्रीज की वजह से हर जगह अलग अलग सभ्यताएं पनपी। लेकिन फिर कोलंबस आया और उसने इन सारी की सारी सीमाओं को पल भर में हमेशा के लिए मिटा दिया। अब इसमें एक मजेदार बात बताऊं। कोलंबस का इरादा पूरी दुनिया को बदलने का बिल्कुल नहीं था। वो तो बस एक आकस्मिक क्रांतिकारी बन गया। उसके जहाजों ने बिल्कुल अनजाने में ही दुनिया भर की प्रजातियों के पहले मिक्सअप की शुरुआत कर दी। जहां कोलंबस ने अटलांटिक के दरवाजे खोले, वहीं लोपेज डी लेगास्पी और ओडानेटा जैसे खोजकर्ताओं ने अमेरिका को एशिया से जोड़ दिया। और देखते ही देखते दुनिया का पहला असली ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क खड़ा हो गया। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ व्यापार या पैसों का लेन देन नहीं था। यूरोपीय लोग अपने साथ सिर्फ बंदूकें और हथियार ही लेकर नहीं आए थे। वे अपने साथ सुअर, गाय, भैंस, खतरनाक खरपतवार और चेचक जैसी जानलेवा बीमारियां भी लाए। इसे आप पारिस्थितिक साम्राज्यवाद या इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म कह सकते हैं। सूरों ने वहां की लोकल फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यूरोपीय खरपतवार तो बस जंगल की आग की तरह फैल गए। और चेचक, उसने तो वहां की लोकल आबादी को इस हद तक तबाह कर दिया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ये कोई प्लानिंग के साथ की गई जीत नहीं थी, बल्कि एक बहुत भयानक इकोलॉजिकल शॉक था। भाग 2, अटलांटिक यात्राएं, रोग, श्रम और नए समाज। अब इस पूरे घटनाक्रम में ना एक चीज आपको सच में हैरान कर देगी। वो ये कि मलेरिया और येलो फीवर जैसी बीमारियों ने अमेरिका को बनाने में किसी भी बड़े राजनीतिक फैसले से कई ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई। जी हाँ, हुआ ये कि दलदली इलाकों में यूरोपीय लोग मच्छरों का शिकार होकर बहुत बड़ी संख्या में मरने लगे। लेकिन दूसरी तरफ अफ्रीकी लोगों में इन बीमारियों से लड़ने की थोड़ी बहुत नेचुरल इम्यूनिटी थी। इसी इकोलॉजिकल रियलिटी ने आगे चलकर खतरनाक प्लांटेशन इकोनॉमी और नस्ले दास्ता यानी स्लेवरी को बढ़ावा दिया। और अगर हम जेम्स टाउन की बात करें, वो कहानी तो पूरी तरह से ऐतिहासिक गलतफहमियों से भरी पड़ी है। वहां बसने वाले अंग्रेजों ने बड़ी ही आसानी से ये मान लिया कि जमीन बिल्कुल खाली पड़ी है। वहां के मौसम और क्लाइमेट को समझने में तो वे पूरी तरह फेल रहे। उन्होंने वहां के स्वदेशी लोगों की खेती करने की नॉलेज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। जबकि सच्चाई तो ये थी कि पोहाटन रियासत के लोग सदियों से उसी पर्यावरण को बेहद शानदार और एडवांस तरीके से मैनेज कर रहे थे। आपको ये समझना होगा कि अटलांटिक दास व्यापार सिर्फ एक क्रूर बिजनेस नहीं था, बल्कि ये लेबर और बीमारियों के प्रति पैदा हुई एक इकोलॉजिकल मजबूरी या प्रतिक्रिया भी थी।
देखिए, चीनी, तंबाकू और चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और खेती की अच्छी खासी नॉलेज चाहिए थी, और ये दोनों ही चीज़ें अफ्रीकी लोग अपने साथ लेकर आए थे। दास बनाए गए उन लोगों ने नई दुनिया को सिर्फ अपनी शारीरिक मेहनत से नहीं, बल्कि अपनी नॉलेज से, सांस्कृतिक और इकोलॉजिकल दोनों ही तरीकों से पूरी तरह बदल कर रख दिया। भाग 3, प्रशांत महासागर की यात्राएं, चांदी, चीन और पहली वैश्विक अर्थव्यवस्था। चलिए अब बात करते हैं दुनिया की सबसे पहली ग्लोबल सप्लाई चेन की। मनीला गैलियन नाम के इस ट्रेड रूट ने इतिहास में पहली बार दुनिया को एक ऐसे नेटवर्क में पिरो दिया जो अगले 250 सालों तक चला। जरा सोचिए, अमेरिका से निकली चांदी प्रशांत महासागर पार करके चीन जाने लगी, और वहां से बेहतरीन रेशम और मसाले अमेरिका होते हुए यूरोप पहुंचने लगे। आपको बता दूं, ग्लोबलाइजेशन शब्द तो बहुत बाद में आया, उससे सदियों पहले ही मूल अमेरिकी खनिक, अफ्रीकी दास, चीनी व्यापारी और स्पेन के अधिकारी इस विशाल नेटवर्क का हिस्सा बन चुके थे। अगर मैं कहूं कि चांदी वो धातु थी जिसने हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव रखी, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। जैसे ही अमेरिकी चांदी ने चीन की अर्थव्यवस्था में एंट्री ली, वहां का पूरा टैक्स सिस्टम ही बदल गया और पूरी दुनिया में कीमतों में एक तरह का भूचाल सा आ गया। इस सब के बिल्कुल सेंटर में था पोटोसी, जिसे चांदी का पहाड़ कहा जाता था। ये बहुत ऊंचाई पर मौजूद एक बेहद क्रूर इंडस्ट्रियल हब बन गया था। इस जगह ने ग्लोबल ट्रेड को रफ्तार देने के लिए ना जाने कितनी ही जानें ली और यूरोपीय ताकतों को आपस में उलझा कर रख दिया। भाग 4, नई वैश्विक व्यवस्था में यूरोप। अब जरा 17वीं शताब्दी की तरफ चलते हैं, जब छोटा हिमयुग या लिटिल आइस एज आया। इसने ये साबित कर दिया कि क्लाइमेट चेंज हमेशा से ही पॉलिटिकल और सोशल उथल-पुथल का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। अचानक से इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई कि पूरे यूरोप में फसलें बुरी तरह बर्बाद हो गईं, और इसका असर पूरी दुनिया में दिखाई दिया। चीन में तो भयानक विद्रोह भड़क उठे, यहाँ तक कि भारत में मुगल साम्राज्य को भारी संघर्ष का सामना करना पड़ा, और यूरोप के 30 वर्षीय युद्ध ने तो आबादी को बुरी तरह तबाही ही कर दिया। लेकिन जहां एक तरफ मौसम तबाही मचा रहा था, वहीं दूसरी तरफ नई दुनिया से आई फसलों ने यूरोप की किस्मत ही बदल के रख दी। आलू, मक्का और टमाटर ने तो यूरोपियन लोगों की डाइट में सच में एक क्रांति ला दी। आपको पता है, आलू की वजह से ही यूरोप की जनसंख्या में इतनी भारी बढ़ोतरी हो पाई थी। मक्के ने जानवरों को पालना आसान कर दिया, और टमाटर ने तो भूमध्य सागरीय कुजीन यानी मेडिटरेनियन खाने की पूरी तस्वीर ही बदल दी। सच कहूं तो इन्हीं नई फसलों ने आखिरकार यूरोप को दुनिया भर में अपना दबदबा बनाने में सबसे ज्यादा मदद की। भाग 5, नई दुनिया में अफ्रीका, प्रवासन, प्रतिरोध और सांस्कृतिक सृजन। अब एक बात जो इतिहास में अक्सर इग्नोर कर दी जाती है, वो ये कि अफ्रीकी लोग नई दुनिया में सिर्फ मजदूर बनकर या शारीरिक श्रम लेकर नहीं आए थे। बिल्कुल नहीं। वे अपने साथ चावल उगाने की बेहद एडवांस तकनीक, लोहे के काम का कमाल का हुनर और एक बहुत ही रिच संगीत और धार्मिक परंपराएं लेकर आए थे। इसके अलावा कैरेबियन में मारून और ब्राजील में क्विलुम्बो जैसे समुदायों ने तो अपने जबरदस्त विरोध से अफ्रीकी अमेरिकी आज़ादी के बहुत पावरफुल सेंटर भी खड़े कर दिए थे। तो क्या ये सब खत्म हो गया? जी नहीं। कोलंबियन एक्सचेंज की ये लंबी छाया आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ देखी जा सकती है। चार्ल्स सी मान इस एरा को समरूप युग या होमोजीनोसीन कहते हैं। मतलब एक ऐसा समय जब हमारी धरती के सारे अलग अलग इकोसिस्टम धीरे धीरे आपस में मिलकर बस एक होते जा रहे हैं। ये पूरी स्टडी हमें समझाती है कि आज की हमारी ये मॉडर्न दुनिया सिर्फ किसी राजनेता के दिमाग या टेक्नोलॉजी का नतीजा नहीं है, बल्कि ये उस बहुत ही जटिल इकोलॉजिकल मिक्सचर का रिजल्ट है जो 1492 में शुरू हुआ था। और हाँ, ये ऐतिहासिक एक्सचेंज सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबी कोई बात नहीं है। ये प्रोसेस तो आज भी चल रहा है। चाहे आज हम किसी ग्लोबल महामारी का सामना कर रहे हों, नए नए देशों में आक्रामक प्रजातियों का फैलना देख रहे हों, क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हों, या फिर हमारे आज के विशाल ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क को ही देख लीजिए, इन सब के तार कहीं ना कहीं उसी युग से जुड़े हुए हैं। सच मानिए, 1493 में जो हुआ उसे समझे बिना आज के वर्तमान को पूरी तरह से समझना लगभग नामुमकिन है। तो इस पूरी चर्चा से हमें चार्ल्स सी मान की एक बहुत गहरी अंतर्दृष्टि मिलती है, जो मानव इतिहास और हमारी प्रकृति के बीच के उस गहरे और अक्सर दिखाई ना देने वाले संबंध को हमारे सामने लाती है। देखिए, ये सिर्फ कुछ पुरानी सभ्यताओं के खत्म होने या नए साम्राज्यों के बनने की कहानी भर नहीं है,
बल्कि ये कहानी है उन बीजों, कीड़ों और छोटे-छोटे सूक्ष्म जीवों की, जिन्होंने बिल्कुल चुपचाप हमारी पूरी पृथ्वी का भूगोल और अर्थशास्त्र ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज जब हम अपने इस ग्लोबलाइज्ड समाज को देखते हैं, जहां हमारे खाने से लेकर बीमारियों तक सब कुछ बिना किसी रुकावट के एक देश से दूसरे देश पहुंच जाता है, तो हमें एक बहुत बड़ी बात का एहसास होता है। वो ये कि ये सब किसी एक इंसान की बनाई प्लानिंग का नतीजा नहीं था, बल्कि ये बहुत बड़े पैमाने पर हुए एक ग्लोबल इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने कुछ सभ्यताओं को अपार शक्ति दी, तो कुछ को हमेशा हमेशा के लिए मिटा कर रख दिया। आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि कोलंबस की उस एक यात्रा ने बिल्कुल अनजाने में ही सही, लेकिन हमारी पृथ्वी की पूरी बायोलॉजिकल और कल्चरल डेस्टिनी को फिर से लिख दिया था। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके सामने खाने की थाली में कोई साधारण सा आलू या टमाटर आए, तो जरा एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि इतिहास में ऐसे और कितने अनजाने बदलाव हुए हैं जो आज भी हमारी दुनिया, हमारी इकोनॉमी और हमारे फ्यूचर को इतनी गहराई से आकार दे रहे हैं। इस सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।